मेरा नाम सोनिया है और मैं एक 5 स्टार होटल में काम किया करती थी। ये होटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे जवान और खूबसूरत लड़कियों को ही स्टाफ में रखा जाता था। मैं जवान थी, फिट थी और अपनी खूबसूरती के बारे में खुद एतमादी महसूस करती थी। घर में मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, मेरा भाई भी नहीं था, बस मेरी अम्मी और 3 छोटी बहनें थीं। ऊपर वाले पोर्शन पे चाचू रहते थे और नीचे हम लोग रहते थे। चाचू अक्सर हमारी हर बात पे तनकीद करते थे और हुक्म देते थे, ये करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, लेकिन कभी मदद नहीं करते थे। बाबा के जाने के बाद 2 साल हो चुके थे और उन 2 सालों में हमने बड़ी मुश्किल से गुज़ारा चलाया था। खाने के लिए कभी काफ़ी पैसे नहीं होते थे, कभी तो एक दिन भी खाना पूरा नहीं होता था। मेरी अम्मी दिन-रात मेहनत करती थीं और हम सब बहनें उनके साथ हाथ बटाने की कोशिश करती थीं, लेकिन हालात बहुत सख्त थे। एक दिन मैं अपनी सहेली से मिली, वो भी मेरी तरह खूबसूरत और जवान थी। हम काफ़ी देर बैठ के अपनी मुसीबतों के बारे में बातें करती रही थीं। मैंने उसे बताया कि कैसे हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते और स्कूलों की फ़ीसें भी पूरी नहीं हो पातीं। मैंने बताया कि मैंने घर और ज़िंदगी के बोझ तले दब के सोचा कि शायद मैं कभी कुछ नहीं कर सकूंगी। मेरी सहेली खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी, फिर अचानक हंसते हुए बोली कि सोनिया, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुझे एक जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तेरी खूबसूरती का फ़ायदा तुझे मिल सकता है। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, क्या मतलब इसका? उसने कहा, होटल है, वहाँ तेरी नौकरी लग सकती है तेरी खूबसूरती की बुनियाद पे। बस यही सच है। इतना बड़ा होटल होता है तो खूबसूरत जवान लड़कियों को रखा जाता है। बैंकों में भी तो यही होता है, अच्छी लड़कियों को तरजीह दी जाती है। मैंने थोड़ी झिझक से पूछा, क्या मतलब इसका? उसे हंस के कहा, बस ये समझ कि अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना सीख। ये कोई बुरा काम नहीं, मैं तुझे सीधी सीधी रास्ता दिखा रही हूँ। ये सोच कर मैं थोड़ी खौफज़दा हुई, लेकिन वो बोली कि एक समझदार इंसान किसी को भी बहुत बड़ी गलती पे आमादा कर सकता है और बाद में दिल को मुतमईन भी करवा सकता है। मैंने उसकी बात सुनी और दिल ही दिल में सोचा कि शायद यही मेरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। उसने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे यकीन दिलाया कि ये फैसला दुरुस्त है। चंद दिन बाद वही मेरी मदद करने के लिए होटल ले गई। मैंने होटल के बड़े दरवाजे से अंदर कदम रखा तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सब कुछ किस कदर शानदार और मुकम्मल है। लॉबी की छतें बुलंद और रोशन लाइट से सजी हुई थीं। फर्श शीशे और खूबसूरत फानूस से मुज़य्यन थे। हर तरफ ताजगी और खुशबू फैली हुई थी। जवान लड़कियां मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ़ थीं और हर एक का अंदाज बेहतरीन और पुरकशिश था। मैंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल में ढालना शुरू किया और दिल ही दिल में सोचा कि अब मेरी मेहनत और मेरी खूबसूरती मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मेरी दोस्त ने मुझे ये भी कहा कि हर बात घर पे बताने की ज़रूरत नहीं है। होटल में हम लोग काम करते हैं तो हमारा एक ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म था। वो ना तो शलवार कमीज़ थी, ना पैंट शर्ट। नीचे स्कर्ट थी, ऊपर शर्ट थी, गले में रुमाल था। कोई दुपट्टा नहीं था, सर पे भी दुपट्टा बिल्कुल नहीं था। मुझे पहले दिन बड़ा अजीब लगा। मैं खुद सोच रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन रहेगा, लेकिन मेरी दोस्त ने मुस्कुराते हुए समझाया कि हर जगह काम करने का एक अलग यूनिफॉर्म होता है और हर जगह के अपने कवानीन होते हैं। मेकअप भी रोज़ करना पड़ता था। मैंने पहली बार ये सब देखा तो थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि घर में तो बस सादा सा लिबास और कम मेकअप ही मामूल था। अब मेरी माँ 3 बेटों की माँ थी और बाबा भी नहीं थे। कोई भाई भी नहीं था तो माँ ज़रा ज़्यादा सवाल करती थी। वो हर बात जानना चाहती थी। मैं झूठ बोल बोल के थक गई थी, लेकिन मेरी दोस्त ने कहा कि कुछ झूठ बोलने में ही बेहतरी होती है। बस अपनी माँ को हर छोटी बात बताने की ज़रूरत नहीं। उनको ऐसी बातें बताओ जिससे उनका दिल मुतमईन रहे। खुद सोचो, महीने के 5,000 कमा रही थी, अब महाना 77,000 कमा रही हो। क्या कुछ नहीं हो सकता? मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाकई इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। घर हमारा अपना ही था, हमारे ऊपर के पोर्शन के साथ हिस्सा मुश्तरक था, लेकिन किराया तो नहीं देना पड़ता था और ऐसे में खाना पीना और दीगर मामलात आराम से पूरे हो सकते थे। यही वजह थी कि मैंने वैसा ही किया जैसा मेरी दोस्त ने कहा। थोड़ा माहौल अजीब सा था, यहाँ रंग बिरंगे लोग आते थे, हर कोई अपना अंदाज दिखा रहा था। उनके सामने हँसना मुस्कुराना पड़ता था, कभी-कभी उन्हें ड्रिंक्स पेश करनी पड़ती। अगर कोई ज़्यादा फ्री होके बात करने लगता तो भी उसे प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में जवाब देना पड़ता था। मेरी दोस्त हर मौके पे मुझे गाइड कर रही थी और मैं ये देख के हैरान थी कि मैं तो एक मिडिल क्लास की लड़की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मेरा काम सिर्फ़ खूबसूरती की बुनियाद पे हो गया। लेकिन यहाँ जो लड़कियाँ काम कर रही थीं वो सब बड़ी अच्छी पढ़ाई की हुई थीं।
बड़े बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं और ये सब भी इस होटल में प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रही थीं। मैं खुद को थोड़ा छोटा महसूस करती थी, लेकिन मेरी दोस्त की मौजूदगी ने मुझे हौसला दिया और मैं हर दिन आहिस्ता आहिस्ता उस माहौल में ढलती गई। यहाँ की हर चीज़ रंगीन, शानदार और मुकम्मल थी। हर लम्हा मेहनत और तवाज़ुन की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं खुद पे कंट्रोल रखूँ और अपनी ज़हानत इस्तेमाल करूँ तो ज़िंदगी बदल सकती है। इस होटल का जो मालिक था, वो भी बड़ा रंगीन मिजाज आदमी था। उम्र तो उसकी शायद 40 साल होगी, लगता नहीं था कि उसकी उम्र इतनी हो गई है। उसका नाम शाहज़ेब था और वाकई शक्ल से खूबसूरत हीरो जैसा आदमी था। उसके बाल काफ़ी चमकदार थे और आंखें गहरी और पुरकशिश थीं। बात करने का अंदाज ऐसा कि हर किसी को मुतासिर कर देता था। वो बड़ा अमीर था। जाहिर है जिसका इतना बड़ा होटल था, हर तरफ शानदार फर्नीचर, बुलंद छतें, महंगी लाइट्स और हर कमरे की मुकम्मल सजावट उसकी दौलत का सबूत थी। होटल में बड़े-बड़े कमरे थे और वीआईपी कमरे का एक दिन का किराया 18 से 25,000 रुपए था। तो सोचा जा सकता है कि वो कितने पैसे कमाता होगा। तभी तो हमें भी इतने-इतने पैसे देता था और टिप भी मिलती थी। इधर घर के हालात अचानक बदल गए। पहले महीने से ही ज़ाहिर है हाथ में पैसा होता है तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता था। किराएदार का कर्जा वापस कर दिया, बिजली का बिल दे दिया, छोटी बहन की कॉलेज की फीस रहती थी, वो देख के उसे दोबारा कॉलेज में दाखिल करा दिया। अम्मा ने घर का राशन ले लिया और फिर भी इतने सारे पैसे बच गए कि अम्मा खुश थी और आंखों में सुकून था। हम सब बहनें भी मुतमईन थी कि अब कम से कम खाने पीने और पढ़ाई के मामले आसान हो गए हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई ज़िंदगी बदल सकती है। अगर मेहनत और सही रास्ता साथ हो तो मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। होटल में काम करते हुए मैं रोज़ नए लोगों और नए माहौल से रूबरू होती थी, लेकिन घर के हालात में ये तब्दीली मुझे बहुत सुकून देती थी। मैं अम्मा को देख के खुश होती थी कि वो अब फ़िक्रमंद नहीं रहती और हमारी छोटी बहनें भी तालीम हासिल कर सकती थीं। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में मेहनत और सही रास्ता अपनाना कितना अहम है और मैं हर दिन उस रास्ते पे कदम बढ़ाने के लिए पुरज़म थी। इंसान जितनी भी बातें कर ले, इज़्ज़त सब कुछ है, ख्वाब सब कुछ होते हैं। खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि पैसा एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। पैसे से ही सारी खुशियाँ, पैसे से ही सब कुछ होता है। मुझे तो अब यही लगना शुरू हो गया था जब हमारे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई नहीं पूछता था। अब लोग हमें इस तरह से ट्रीट करने लगे कि जैसे पहले हम उनको नज़र ही नहीं आ रहे थे, अब हम भी किसी को नज़र आना शुरू हो गए थे। मैंने अम्मी को ये कहा था कि आपसे कोई पूछे तो आप कहना कि होटल में मैनेजर की ड्यूटी है, ताकि ज़्यादा बातें ना करें। ऐसा समझें कि बस ऑफ़िस में एक कमरे में बैठ के करने वाला काम है। तो फिर अब ज़ाहिर है जो लोग इस चीज़ को समझते थे वो तो यही समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा नोट छाप रहे हैं। वैसे भी आप 10 रुपए कमा रहे हो तो ख़ानदान को लगता है कि आप 1000 रुपए कमा रहे हो। अगर मैं 70 कमा रही थी तो अब उनको लग रहा था कि 7-8 लाख तो कमा रही होगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि होटल में एक बड़ा खूबसूरत आदमी आया। उसने कमरा बुक कराया, थोड़ी देर बाद ही कोई लड़की भी आई, उसे भी उसी कमरे में जाना था। लेकिन इससे पहले जब वो कमरा बुक करवा रहा था और मैंने उसको वेलकम ड्रिंक दिया, उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा और कहने लगा, जिसको मैंने बुलाया हुआ है, आप तो उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं समझ गई कि ये क्या बात कर रहा है। मैं चुप हो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसने मुंह पे ऐसी बात कर दी, मुंह भर के ऐसी बात कर दी। उसी होटल में ये सब कुछ होता है। मैंने अपनी दोस्त को बताया था। वो कहने लगी कि क्या जाहिलों की तरह हाँ हाँ करके बातें कर रही हो। हाँ ये क्या हो गया, हाँ वो क्या हो गया, तो क्या हो गया। लोग होटलों में क्या करने आते हैं, ये तो 5 स्टार होटल है। लोग तो छोटे-मोटे होटलों में यही काम करने के लिए जाते हैं। अच्छा खाना या फिर यही सब कुछ, और अगर उससे तुम्हारी तारीफ़ कर दी तो क्या हो गया? तुम खूबसूरत हो, तो वो तुम्हें खूबसूरत ही बोलेगा ना। मैंने उससे कहा, यार तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? वो कहती, पहले लगता था अजीब, अब नहीं लगता। ये सब हमारे काम का हिस्सा है और यहाँ पे आने वाले सब लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के सामने इंसान बदतमीज़ी नहीं कर सकता। और जिस दिन तूने किसी बड़े आदमी के साथ बदतमीज़ी कर ली, उसको ऑफेंड कर दिया या कोई ऐसी बात कर दी जो उसको बुरी लग गई, तो वो तेरी नौकरी तो गई। मैं तो सुन के डर गई, क्योंकि उस नौकरी के सहारे तो मैंने अब कमेटी भी डाल ली थी। महीने के 5,000 रुपए वाली 2 लाख रुपए निकलने थे। तो माँ ने कहा था कि मेरी दरमियान वाली बहन की शादी कर देंगे, क्योंकि उसकी कब से मंगनी हुई हुई थी और वो लोग शादी शादी कर रहे थे। सादगी से भी शादी करते तो 2 लाख रुपए तो लगने ही थे। इसीलिए तो माँ भी थोड़ी मुतमईन थी। पहले तो रातों को जाग जाग के रोती थी, परेशान होती थी। अभी कोई माँ ने सुकून से सोना शुरू कर दिया था। मैं अपनी माँ का सुकून और अपनी बहनों की किस्मत और ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी।
जैसा मैंने पहले बताया, एक बहन की तो पढ़ाई छूट गई गुर्बत की वजह से, अब कहीं जा रहे हैं। वो दोबारा कॉलेज जाना शुरू हुई थी। वापस आके कहती थी कि सारी लड़कियां आगे निकल गई हैं और मैं अब पीछे रह गई हूँ और मेरी कोई दोस्त भी नहीं। मैं उसे समझाती कि तुम नई दोस्त बना लो, कम से कम इस बात पे शुक्र करो कि तुम्हारी पढ़ाई तो दोबारा शुरू हुई। एक बहन की शादी और दूसरी बहन की पढ़ाई और अम्मी की खुशियाँ, इन सारी चीज़ों को मैं सिर्फ इसलिए कुर्बान नहीं कर सकती थी कि किसी ने मुझे खूबसूरत कह दिया। मेरी दोस्त ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि अगर कोई हाथ भी पकड़ ले तो तब भी तुमने ओवर रिएक्ट नहीं करना, और हाथ पकड़ने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तुम्हारे साथ ज़ाहिर सी बात है, कहते हैं कि जैसा माहौल होता है इंसान वैसा ही होता जाता है। और पैसा ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई क़ैद करके आपसे मज़दूरी करवा रहा हो लेकिन आपको बहुत अच्छे पैसे दे रहा हो, तो आपको वो क़ैद भी अच्छी लगने लगती है और आपको वो बंदा भी अच्छा लगने लगता है। और आप ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि चलो इसने कैद में रखा हुआ है, मज़दूरी करवा रहा है तो क्या हुआ, पैसे तो दे रहा है। इस होटल में काम करते हुए मुझे पता चला कि इस होटल का सबसे वीआईपी कमरा रानी स्वीट कहलाता है। वहाँ सिर्फ अमीर और बड़े लोग जाते हैं और इसका एक दिन का किराया 28,000 रुपये था। मैंने सुना कि जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले से ही उस कमरे की सफाई का हुक्म जारी कर दिया जाता है। हर चीज़ को बिल्कुल साफ सुथरा और हर छोटे छोटे जाविये तक चेक किया जाता है। होटल का मालिक शाहज़ेब खुद किसी एक लड़की को साथ ले जाता है कि वो कमरे की निगरानी में सफाई करे, और अगले दिन उसे छुट्टी दे दी जाती है क्योंकि वो समझता है कि कमरे की सफाई में बहुत मेहनत हुई है और उस छुट्टी के पैसे भी नहीं काटे जाते। अगर छुट्टी ना दी जाती तो एक दिन की तनख्वाह कट जाती थी। मैंने सुना कि एक लड़की ने कहा था कि मुझे भी रानी स्वीट में ले जाएं, एक दिन काम कर लूँगी और अगले दिन आराम कर लूँगी, पैसे कटने की फ़िक्र भी नहीं होगी। लेकिन एक लड़की जब इसी तरह वहाँ शाम के वक्त काम करने गई और अगले दिन छुट्टी करके वापस आई तो उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। वो चुपचाप थी और बीमार भी महसूस हो रही थी। मैंने उसे करीब से देखा तो लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने सोचा जाकर उससे बात करूं, क्योंकि वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो कहीं से कर्जा लेके उसे देने की कोशिश कर रही थी। पैसे से रोज़मर्रा की रूटीन तो चल रही थी लेकिन कर्जा अलग से देना पड़ रहा था। मैंने देखा कि वो लड़की खामोशी से बैठ के अपने कपड़ों को सीधा कर रही थी और आंखें उदास थीं। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। होटल के हॉल में रंग बिरंगी रोशनी और मेहमानों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब बाहर का माहौल जितना भी खुशनुमा हो, अंदर दिल के हालात उतने ही मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंने अपनी जगह से उठ के उसके करीब जाने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब लड़कियां, हम सब एक दूसरे के जज्बात और हालात को समझ सकती हैं। हॉल के बड़े फानूस की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और मैंने देखा कि उसकी उंगलियां मेज के किनारे पर दबी हुई थीं। उसकी सांस थोड़ी बेतरतीब थी और कदम आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन शर्म या खौफ की वजह से खामोश है। मैंने कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए और ख़ुद को तैयार किया कि बात करने के लिए जाऊं, क्योंकि मैं जानती थी कि कभी कभी एक दोस्त की मौजूदगी भी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। मैंने जाके बात की और कहा, तंजीला कैसी हो? वो अचानक डर गई, जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ या जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं हूँ, क्या हो गया? लेकिन वो कुछ बोल ना सकी और खामोश रह गई। मैंने फिर पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? कर्जा वापस नहीं हुआ या इंतज़ाम नहीं हुआ? तो उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, नहीं, वो कर्जा तो आज सुबह ही वापस कर दिया था, हो गया था इंतज़ाम। पता नहीं क्यों वो मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी। मैंने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कर्जा वापस हो जाए तो दिल को सुकून आ जाता है। हम पे भी कभी कुछ कर्जा था, हमने वापस किया और हम भी बड़े मुतमईन हो गए। फिर तुम परेशान क्यों हो? तो उसने सिर्फ हल्का सा सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। फिर मैंने जोर दे के कहा, कुछ है तो बताओ। ऐसे ही मैंने उसे समझाया, लेकिन वो अचानक रोने लगी और मेरे गले लग गई। कहने लगी, दुनिया बहुत बुरी है यार, ये दुनिया बहुत बुरी है। मैंने दिल ही दिल में घबरा के कहा, क्या हो गया, क्या बात है? उसे सर मेरे कंधे पे रख दिया और धीरे से कहा, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। मैंने दिल ही दिल में कहा, बताओ तो क्या बात है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे हाथ से थाम के अपने करीब रखा और कहा, आपका ख्याल रखना यार, तू बड़ी मासूम है, अपना ख्याल रखना। मैं हैरान रह गई कि आखिर इसके दिल में क्या है। फिर वो कुछ दिन के लिए काम पे नहीं आई। 2 दिन के बाद उसे फ़ोन करके सिर्फ इतना बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो अस्पताल गई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वाकई कुछ संजीदा मसला है। जब वो दोबारा आई तो वो चुप चुप रहती थी, कहीं खोई खोई सी लगती थी। पहले जैसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं थी।
मैंने एक दिन हिम्मत करके पूछा, कोई मसला है घर में या कुछ और? तो उससे सिर्फ इतना कहा कि घर के मसले तो हल हो गए हैं। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि उससे बात करूं, लेकिन वो कुछ न बता सकी। और फिर जाहिर है, हम काम पे जाते थे, इतना टाइम भी नहीं होता था कि एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच सकें या ज़्यादा गहराई में जा सकें। बस बात वहीं दब गई। होटल की रंग बिरंगी रोशनियों में वो लड़की खामोशी से अपना काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और थकन साफ नजर आ रही थी। हर मेहमान के सामने हंसना, मुस्कुराना और पेशा वराना अंदाज रखना उसके लिए अब एक बोझ सा लग रहा था। मैं उसे देख के अंदर ही अंदर सोचती कि कभी कभी इंसान की ज़िंदगी के सबसे बड़े दुख उसके चेहरे पे नहीं आते, लेकिन दिल के अंदर शिद्दत से मौजूद होते हैं। मैंने महसूस किया कि वो लड़की अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक मजबूती थी कि वो अपने हालात को झेल रही थी और किसी को ज़्यादा दिखाना नहीं चाहती थी। तंजीला के घर के हालात भी मेरे जैसे ही थे। उसका भाई था, लेकिन वो बहुत छोटा था, और बाबा नहीं थे, और वो भी बहनों वाली थी। वक्त गुजरने लगा और 3-4 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि जो भी लड़की रानी स्वीट की सफाई करने गई और अगले दिन छुट्टी मना के वापस आई, वो पहले जैसी नहीं रही थी। हर एक के चेहरे पे थकन और कुछ उदासी वाज़े नजर आती थी, जैसे अंदर से कुछ बोझल हो गया हो। मैंने ये बात सबसे पहले महसूस की और दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये महज इत्तेफाक है। लेकिन जब दूसरी और तीसरी लड़की भी इसी तरह आई, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने अपनी दोस्त को ये बात बताई कि देखो, तीनों जब से इस कमरे की सफाई करके आई हैं, ये तीनों बदल गई हैं। कुछ अलग सा महसूस होता है। उसने हंस के कहा, तो क्या कोई जासूसी ड्रामे देखती रहती है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास ड्रामे देखने का वक्त कहाँ है। और हकीकत में दिल ही दिल में मुझे भी हैरत हुई कि इतने छोटे वक्त में तीनों में क्या तब्दीली आई है। उसने आहिस्ता से कहा कि हर किसी की ज़िंदगी में मसले और मसाइल होते हैं। हर कोई अपने अंदर कुछ न कुछ बोझ रखता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि ये तीनों जब से रानी स्वीट की सफाई करके आई हैं, कुछ बदल गई हैं। मेरी दोस्त ने सर हिलाया और कहा कि क्या सफाई करते करते उनको कोई सदमा लग गया? तू भी क्या ना, ज़्यादा ही सोचती है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि हाँ, लेकिन हो सकता है कोई बात हो जो मैं नहीं देख पा रही। उसे कहा, फिर पूछ ले, तू पूछ क्यों नहीं लेती? मैंने थोड़ी देर रुक के कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बताती भी नहीं है। हर बार जब मैं सवाल करती तो सिर्फ चुप रह जाती हैं या हल्की सी मुस्कुराहट दे के बात बदल देती हैं। होटल की रंग बिरंगी रोशनियों में लड़कियां काम कर रही थीं, मेहमान हंसते मुस्कुराते अपने काम में मसरूफ़ थे, लेकिन मैं उन तीनों लड़कियों को देख के अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस कर रही थी कि हर बड़ी मेहनत, हर मुश्किल काम के पीछे शायद कुछ बोझ छुपा होता है जो दिखाई नहीं देता। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कभी कभी हमें सिर्फ बाहर से शानदार नज़र आने वाली चीज़ें दिखाती है, लेकिन अंदर के हालात कभी इतने सीधे नहीं होते। मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा जो मेरे करीब बैठी थी। वो भी खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तरह की समझदारी और तजर्बा नज़र आ रहा था, जैसे वो जानती हो कि इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इंसान की बर्दाश्त और दिल के सुकून से भी होती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद यही वजह है कि ये तीनों लड़कियां अब पहले जैसी नहीं रहीं, और मैं चाहती थी कि किसी तरह उनके दिल के हालात को समझ सकूं। लेकिन अब भी सब कुछ छुपा हुआ था, और एक दिन पता चला कि तंजीला इस दुनिया से चली गई है। ये वो दिन था जब मेरे दिमाग की घंटियां बजने लगीं और मैं सोचने लगी कि जब से वो इस कमरे से आई थी, तब से ही बदली बदली थी। तंजीला के साथ हुआ ये था कि उसने अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म किया था। ऐसा नहीं था कि वो बीमार थी। उसने ये क्यों किया कोई भी नहीं जानता, और अभी ये बात पूरी तरह से क्लियर भी नहीं थी। लेकिन मैं जब उसकी माँ के घर अफसोस करने गई, तो वो मेरे गले लग के रोने लगी और उन्होंने कहा, 2-3 महीने हुए चुप चुप रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। हमने सोचा कोई बात है, बता नहीं रही, और फिर एक दिन ये सब कर लिया उसने। बस वो इतना ही बोली थी, और मैंने भी यही नोट किया था कि 2-3 महीने से ही ऐसा हुआ था। अब वो दो लड़कियां जो बाद में गई थीं, मैंने उनसे हाथ जोड़ के पूछा कि अगर कोई ऐसी वैसी बात है मुझे बताओ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है। एक दिन जो होटल का मालिक था वो राउंड पे था, सब कुछ देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था, कैसी हो तुम? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। कहने लगा, हाँ, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, लगता है होटल के लोशन और साबुन से नहा रही हो। मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी ज़रा रिलैक्स हो गई कि बड़े साहब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो तो सबके साथ गुस्से से बात करते थे। फिर कहने लगे, घर में सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, आओ बैठ के बात करते हैं। मैं भी बैठ गई।
अब ज़ाहिर है मेरे सर थे, मैं कहती नहीं, मैंने नहीं बैठना, तो मैं बैठ गई। कहने लगे घर में कोई मसला, कोई परेशानी है? मैंने सुना था तुम भी यतीम हो और बहन भाई भी हैं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं। कहने लगे भाई नहीं है? ओहो! यानी घर में कोई मर्द नहीं है। मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर सारा कुछ हो जाता है। मैंने उसको मसला तो नहीं होता। अब मैंने भी ज़्यादा ज़ुबान चलानी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं भाई नहीं है, तो कहने लगे ओहो! यानी घर में कोई मर्द नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगे फिर सारा कुछ हो जाता है मैनेज, कोई मसला नहीं होता। अब मैंने भी ज़ुबान चलानी शुरू कर दी। मुझे उस टाइम नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बता दिया कि वो बहन की शादी है, सादगी से ही कर रहे हैं। तो कहने लगे सादगी से क्यों कर रहे हो? धूम-धाम से करो। मैंने कहा कि नहीं सर, इतने पैसे नहीं, धूम-धाम करने के लिए तो बहुत पैसे लग जाते हैं। वो कहने लगे, कह रहे हैं पैसों की फ़िक्र नहीं करो, मुझसे पैसे ले जाना, कितने पैसे चाहिए? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा आप पैसे देंगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं पैसे दूँगा, क्यों नहीं दूँगा? मैं तो लड़की हूँ, शादियाँ करवाता हूँ, जहेज़ देता हूँ, और तुम तो यहाँ पे काम करती हो, तो तुम्हारी बहन को दे दूँगा, क्या मसला है? तो तुम्हें तो काम करना है, कल तुम मैनेजर से जितने पैसे चाहिए ले लेना। मैंने कहा मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊँगी, तो हँसने लगे। अरे पैसे किसी को आते बुरे नहीं लगते, ले लो पैसे, और मैं कौन-सा तुम्हें उधार दे रहा हूँ, मुझे तो वापस भी नहीं चाहिए। इतना सुनहरी मौका हाथ से जाने ना देना। मैं वाक़ई हैरान हो गई, क्योंकि सुबह ही मुझे माँ ने कहा था कि 2 लाख की कमेटी तो निकल आएगी, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया तो फिर क्या करेंगे? लड़के वाले पहले कह रहे थे कि हम 10-15 लोग लेके आएँगे, अब वो कह रहे थे कि 50 लोग हो जाएँगे हमारी तरफ से। मैंने जल्दी में अम्मी की बातें भी गौर से नहीं सुनी थी, मैं बस आ गई थी। मैंने कहा बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। उसे कहा बस इसी तरह मेरे लिए दुआ करना, तुम सबकी दुआओं की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा सर तो बहुत अच्छे हैं, और पता नहीं मेरी अकल क्यों मारी गई थी। मैं हर बात अपनी दोस्त को बताती थी, लेकिन ये बात मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताई, और वो 1 महीने की छुट्टी पे जा रही थी। वो भी जल्दी में थी, वो भी चली गई। अब मैं ही थी सिर्फ पीछे। अगले दिन मैं मैनेजर के पास गई, तो उसने मुझे कहा कि हाँ साहब ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उन्होंने 5 लाख का चेक देने को बोला है। अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो बता दो। मैंने कहा नहीं नहीं, बस काफ़ी है। उसे 5 लाख का चेक दे दिया। मैं तो हैरान रह गई। मैंने चेक ला के माँ को दिया, माँ भी खुश हो गई। मैंने कहा उधार लिया है, तनख्वाह में से कटेंगे। माँ ने कहा ठीक है, अगर मैं कहती कि नहीं ऐसे ही दे दिया है तो माँ परेशान होती, सवाल करती, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे वैसे झूठ बोलने की ज़्यादा आदत हो गई थी। माँ ने कहा अब तो सब कुछ खुले माहौल में हो जाएगा, हाथ तंग नहीं होगा। कह रही थी तेरे लिए भी 3-4 जोड़े बनवा लूँगी। मैंने कहा नहीं, मेरी शादी थोड़ी है, जिसकी शादी है उसके सारे अरमान पूरे कर लें। माँ ने कहा नहीं, पहले भी कम पैसों की वजह से तूने कहा था कि जोड़े नहीं चाहिए, अब मैं तेरे 2-3 जोड़े बनवा लूँगी, बाद में तेरे ही काम आएँगे। मैंने कहा ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप बनवा लें, लेकिन बस शुक्र है कि सारा कुछ हो जाएगा। माँ ने कहा हाँ, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है। सर ने वाक़ई मेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। फिर मैं ये भी सोचती रही कि उन्होंने मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों किया? 5 लाख रुपए कम तो नहीं होते, लेकिन फिर मुझे उनकी बातें याद आईं। वो कह रहे थे कि मैं तो लोगों के मसले हल कर देता हूँ, बच्चों की शादी कराता हूँ, जहेज़ देता हूँ, तो अगर वो ऐसा करते ही रहते होंगे तो फिर उनके लिए ये क्या होगा? उनके लिए तो ये रकम बहुत कम होगी, शायद उनकी एक दिन की कमाई भी इससे ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने दोबारा ऐसे नहीं महसूस करवाया कि जैसे उन्होंने मुझ पे एहसान करके मुझे ख़रीद ही लिया हो, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया था। मैंने तो उनको नहीं बोला था। एक दिन मुझे खबर मिली कि उस कमरे में जो दूसरी लड़की गई थी और जिसकी शादी हुई थी, वो शादी के 2 दिन बाद ही तलाक हो गई। मैं ये बात सुन के हैरान रह गई। मैं खुद से सोचती रही कि कैसे इतनी जल्दी तलाक हो सकती है, और ये सब किस वजह से हुआ होगा। ज़ाहिर है कि उसने नौकरी भी छोड़ दी थी, और शादी के बाद वो कहीं और चली गई थी। पूरी बात का हमें भी पता नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में कड़ियाँ जुड़ रही थीं। हर ख़्याल मेरे दिमाग में आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा? क्यों इतनी जल्दी तलाक हुई, और ये सब इतनी अचानक क्यों हो गया? वो लड़की भी खूबसूरत थी और शानदार लगती थी। मेरा दिल बेचैनी और तजस्सुस से भर गया। मैंने खुद से कहा शायद मैं उसके हालात कभी नहीं जान सकूं, लेकिन दिमाग में सवाल बन रहे थे। इसी दौरान एक दिन वाले ने मुझसे कहा कि सोनिया, रानी स्वीट की सफाई करनी है, कल तो मेरे साथ चलना, बहुत ज़रूरी मेहमान आ रहे हैं, कल तुम्हारी ड्यूटी है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये सब मेरे लिए भी एक इम्तिहान है, लेकिन मैं थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। मैंने सिर्फ कह दिया ठीक है, लेकिन सारी रात मेरी आंखें बंद नहीं हुई। मेरे दिमाग में ख़यालात का तूफ़ान था। मैं सोच रही थी क्या मुझे सर को मना कर देना चाहिए?
या फिर मुझे काम करना चाहिए। मैंने खुद से कहा अगर मैं काम करूँगी तो देखूँगी कि हालात कैसे हैं, लेकिन दिल में एक खौफ सा भी था कि शायद ये कमरा और इसकी सफाई मुझे भी किसी तरह मुतासिर कर दे। इसके साथ एक अजीब सा सुकून और बेचैनी का मिला जुला एहसास था। मैं बिस्तर पे लेटी अपनी आंखें छत की तरफ टिकाए देख रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। क्या वाकई ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकूंगी? होटल की शोर, मेहमानों की हंसी और रोशनियों का मंजर मेरी आंखों के सामने था, लेकिन दिल में एक संजीदगी और अंदरूनी खौफ था। मैंने कई बार खुद से कहा कि ये सिर्फ काम है, लेकिन दिमाग में सवालात घूमते रहे कि वो लड़की इतनी जल्दी कैसे बदल गई। इतनी जल्दी शादी और इतनी जल्दी तलाक, और अब मुझे भी इस कमरे में जाना है। ये सब मेरे लिए कैसा होगा? पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। जब मैं होटल की किचन में खड़ी थी, वहाँ मुझे पहले कोई छोटा सा काम था। मैंने एक तेज़ धार आला उठा लिया और उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। अगले दिन सर ने मुझे कहा कि चलो कमरे की सफाई करनी है, मैं अपनी निगरानी में सफाई कराऊंगा। उसकी आवाज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। हम दोनों लिफ्ट में गए। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और शीशे के दरवाजे के बाहर पूरा होटल नजर आ रहा था। सर मुझे बता रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, बाहर के लोग हैं, ज़रा सी भी मिट्टी हो तो परेशान हो जाते हैं। उनको मिट्टी से एलर्जी है, इसीलिए अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए। वैसे तो सफाई हो चुकी है, लेकिन तुमने बस फाइनल टच देने हैं। एक औरत की नज़र सफाई के मामले में तेज़ होती है। तुमने देखना है कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये तो बहुत छोटा सा काम लग रहा है। हर दफ़ा सब लड़कियों से शायद यही काम करवाते होंगे। फिर वो लड़कियां आके खामोश क्यों हो जाती थीं? लेकिन मेरे दिल में जो सवाल चल रहे थे वो मैं ही जानती थी। लिफ्ट रुकी और हम रानी स्वीट के सामने आ गए। कमरा बहुत बड़ा था, शीशे की दीवारें, नरम रोशनी, महंगा फर्नीचर और हर चीज़ हद से ज़्यादा साफ लग रही थी। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, सर ने दरवाज़ा बंद किया और लॉक करने की आवाज़ आई तो मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैं घबरा गई और फ़ौरन कहा, ये सब क्या है? तो उसने लहजा बदल के कहा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने फ़ौरन कहा, मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे, आपने खुद दिए थे। वो हंस के बोला कि ऐसे ही कोई किसी को 5 लाख रुपए नहीं देता। मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा, आप यहाँ इस कमरे में लड़कियों के साथ यही कुछ करते हैं? उससे बिल्कुल आम अंदाज में कहा, हाँ यही करता हूँ। मैंने कहा कि मैं बाहर जाकर सबको बता दूँ तो? उसे सर्द लहजे में कहा, बता दो? बाप तो तुम्हारा है नहीं, भाई भी नहीं है, अगर बताओगी तो मैं पैसे के जोर पे इस बात को झूठा साबित कर दूंगा और तुम बदकिरदार कहलाओगी। फिर तुम क्या करोगी? नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। उस लम्हे मुझे सब कुछ समझ आ गया। तभी वो लड़कियां खामोश हो जाती थीं। तंजीला ने भी अपना कर्जा वापस किया था और इसके बाद वो बदल गई। दूसरी लड़की ने भी शायद अपनी शादी के लिए पैसे लिए और इसके बाद उसकी शादी हुई और फिर तलाक हो गई। तीसरी के साथ क्या हुआ इसका मुझे नहीं पता, लेकिन अब सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी थीं। इसका मतलब ये था कि होटल का मालिक खूबसूरत लड़कियों के साथ यही सब कुछ करता था। मैंने इर्द गिर्द देखा, कमरा बंद था, कोई आने वाला नहीं था। मेरा फ़ोन नीचे रह गया और दरवाज़ा लॉक था। मेरा दिमाग मुझे साफ साफ सिग्नल दे रहा था कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। इस शानदार कमरे की चमकती हुई दीवारें मुझे अब कैद खाना लग रही थीं और दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो सर हंसने लगे। उससे कहा, ये साउंड प्रूफ कमरा है। फिर कहने लगा, क्या हो गया है, क्या तमाशा कर रही हो? चुप करके मेरी बात मान लो, ख़त्म करो सारे मामलात। 5 लाख रुपए दिए हैं मैंने तुम्हें, तुम जैसी को तो कोई 5 लाख भी ना देता। अब फिर और भी कुछ मांगोगी तो दे दूंगा। बहुत पैसा है मेरे पास, चलो इस चीज़ को इतना बुरा नहीं मनाओ, मेरी बात मान लो। अब मुझे महसूस होने लगा कि जब मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि यहाँ पे किसी का तारीफ करना नॉर्मल है, किसी का हाथ पकड़ना नॉर्मल है, लोगों से बात करना नॉर्मल है, टाइट कपड़े पहनना नॉर्मल है, मुझे उसी दिन ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर फिर ये सब कुछ भी नॉर्मल ही होगा और मुझे उस वक्त सोचना चाहिए था। लेकिन जब मेरे पास और कोई रास्ता ना बचा तो मैंने वो चीज़ जो किचन से उठाई थी उसका इस्तेमाल किया। सर अपने कदमों पे खड़े होने के काबिल नहीं थे, उनको चोट लग चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल के बाहर भाग गई। मैंने जाके पुलिस को सब कुछ बताने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता था कि पुलिस साथ नहीं देगी और ये अमीर आदमी है, ये पुलिस को भी ख़रीद लेगा। लेकिन हर दिन यही गरीब इंसान की किस्मत बुरी हो ऐसा नहीं होता। उस दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं अपनी इज्जत बचा के सेल्फ डिफेंस करके पुलिस स्टेशन पहुंची। मेरे कपड़े बिखरे हुए थे, सांस तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा।
पुलिस स्टेशन के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। वहाँ की रोशनियाँ तेज़ थीं, दीवारों पे लगे बोर्ड खामोशी से सब कुछ देख रहे थे और माहौल में एक अजीब सा संजीदापन था। मैंने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक आदमी से टकरा गई। मैं लड़खड़ा गई और संभलते संभलते उसकी तरफ देखा। वो कोई आम पुलिस वाला नहीं था। वर्दी नफासत से पहनी हुई थी, कद लंबा था, चेहरा जवान और आंखों में एक मजबूत एतमाद था। उसे फौरन कहा, संभल कर मैडम। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। बस इतना कह सकी, वो आदमी। उसे फौरन मेरा हाल देखा और पूछा, क्या हो गया है आपको, कोई मसला है? उसके लहजे में सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने मुझे एक तरफ बिठाया और फौरन पानी मंगवाने का कहा। मैंने गिलास पकड़ा तो हाथ कांप रहे थे। पानी पीते हुए भी सांस दुरुस्त नहीं हो पा रही थी। उसने आराम से कहा, पहले सांस लें फिर बात करें, यहाँ आप महफूज हैं। उसी वक्त एक पुलिस वाले ने आके पूछा, सर क्या मामला है? उसे होटल के मालिक का नाम सुना तो उसके चेहरे पे एक लम्हे के लिए संजीदगी आ गई। उसने कहा, सर आप जाने दें, हम ये मामला देख लेंगे। लेकिन उस आदमी ने फौरन कहा, नहीं मैं खुद ये मामला देखूंगा। और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप अपनी बात जारी रखें। मैंने हिम्मत जमा की और पूरा बयान देना शुरू किया। मैंने बताया कि होटल में लड़कियों के साथ क्या होता है, कैसे रानी स्वीट के नाम पे उन्हें अकेला किया जाता है, कैसे पैसे दे के खामोश कराया जाता है। मैंने ये भी बताया कि मेरे साथ क्या करने की कोशिश की गई और मैंने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उस पर वार किया और वहाँ से भाग के यहाँ आ गई। मैंने ये भी कहा कि अब मेरी नौकरी जाएगी, मेरा मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकती। वो आदमी पूरा बयान खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और अफसोस भी। जब मैं खामोश हुई तो उसने कहा, आप फिक्र न करें, मुझे और आम पुलिस वालों जैसा ना समझें। मैं 1 रुपया नहीं खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। उस आदमी के खिलाफ हमें पहले भी खबरें मिलती रही हैं, लेकिन कोई गवाह सामने नहीं आया। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। हम आपकी हिफाजत भी करेंगे और उसको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। उस लम्हे मुझे पहली बार सुकून का एहसास हुआ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अपना नाम बताया, कमिश्नर जुल्करनैन। इस नाम में एक वज़न था, एक एतमाद था। उसे फ़ौरन अहकामात दिया और कार्रवाई शुरू हो गई। उसी दिन से मेरा केस चल पड़ा। अगले ही दिन कुछ पुलिस वाले सादा कपड़ों में मेरे घर के बाहर तैनात कर दिए गए थे ताकि मुझे या मेरे घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। मेरी अम्मी डरी हुई थीं, बहनें सहम गई थीं, लेकिन जब मैंने उन्हें सच बताया तो उनकी आंखों में आंसू भी थे और फ़ख्र भी था। अदालत में पेशी का दिन आया तो मेरे कदम भारी हो गए, लेकिन कमिश्नर जुल्करनैन की मौजूदगी ने मुझे मजबूत रखा। मैंने गवाही दी, सच बोलते हुए। मेरी आवाज़ कई बार लर्जी लेकिन मैं रुकी नहीं। तंजीला इस दुनिया में नहीं थी, ये जान के मेरा दिल टूट गया। लेकिन जिस लड़की की शादी टूटी उसे भी गवाही देने पे मजबूर किया गया। वो रोते हुए सच बोल रही थी। तीसरी लड़की भी सामने आई, उसकी आंखों में बरसों का खौफ था। फिर मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ बताया तो उसने एक दिन खामोशी के बाद कहा कि मुझे ये सब पहले से पता था, मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। मैं ये सुन के हिल गई। मैंने कहा, फिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उसे रोते हुए कहा, अगर मैं ज़ुबान खोलती तो इज्जत बचा लेती। उसे रोते हुए कहा कि मैं ज़ुबान खोलती तो इज्जत बचा लेती लेकिन गुर्बत से मर जाती। इसलिए मैंने चुप रहने को बेहतर समझा। मैंने उसे कहा कि तुमने बहुत गलत किया, लेकिन फिर उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अदालत में गवाही देने का फैसला किया। उसके पास कुछ सबूत भी थे, पैगामात भी थे, वीडियोज़ भी थीं जिसने खौफ की वजह से छुपा के रखे हुए थे। उन सबूतों ने हमारे केस को बहुत मजबूत बना दिया। पूरा शहर उस केस की बात कर रहा था। होटल का वो चमकता हुआ नाम अब बदनामी की अलामत बन चुका था और इस सब के पीछे कमिश्नर जुल्करनैन की मेहनत और ईमानदारी थी। वो हर पेशी पे मौजूद रहते, हमें हौसला देते और कहते कि सच कभी कमज़ोर नहीं होता। वक्त के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि अगर एक औरत बोलने की हिम्मत करे तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। मैंने अपनी नौकरी खो दी थी लेकिन मैंने अपना ज़मीर नहीं खोया था और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नौकरी चली गई थी, घर वाले भी परेशान थे, चाचू भी बातें सुना रहे थे, रिश्तेदार भी, सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। कुछ लोग जो यहाँ तक कह रहे थे कि उसका मालिक के साथ चक्कर था और अब जब मालिक ने उसकी बात न मानी तो इनको बदनाम करने के लिए मैदान में आ गई है। ये झूठी है। मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था, मैं ही जानती हूँ। मुझे तंजीला की बार बार याद आ रही थी। वो बेचारी भी इस सब से गुजरी होगी और फिर इस दुनिया से चली गई और दूसरी लड़की भी मेरे साथ थी। इसके साथ मेरी रोज़ मुलाकात होती और उसके साथ बात करके मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता। उसकी शादी इसी वजह से टूटी थी क्योंकि उसके शौहर को पहले दिन ही पता चल गया था कि इस लड़की के साथ कुछ हो चुका है।
जज साहब भी बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी नए थे लेकिन साफ सुथरी सोच रखने वाले और किसी के सामने ना झुकने वाले। उस अदालत में हमारा केस सुनते ही गौर से हर बात नोट की और आखिर में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे हक़ में फ़ैसला दिया जाता है, और साथ ये भी कहा कि जितने भी लोग इस होटल में काम करते हैं उन सबको दूसरी जगह पे मुतबादिल नौकरी दी जाए और ये नौकरी 1 महीने के अंदर सबको फ़राहम की जाएगी। और जितनी लड़कियों का इसने इस्तेहसाल किया वो 1-1 करोड़ रुपए देने के पाबंद होंगे। ये रकम तंजीला के घर वालों, बाकी लड़कियों, मेरी दोस्त, मुझे और मेरी माँ को भी दी जाएगी। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो आंखों में आंसू लिए लेकिन चेहरे पर सुकून के साथ बैठी थी। उसे कहा, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब वाकई सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन तभी चाचू ने दरमियान में बात की कि अब इसके बाद इससे रिश्ता कौन करेगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ देगी, लेकिन फ़ौरन खुद को संभाला कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ न बर्दाश्त करना पड़ा होगा। फिर एक दिन कमिश्नर ज़ुल्करनैन ने मेरे लिए रिश्ता भेजा। उसे अपनी ईमानदारी, हौसला और सच्चाई के साथ ही साबित किया कि अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। रिश्ता मेरी इज़्ज़त और वक़ार को दोबारा बढ़ाने के लिए काफ़ी था। और जो मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, उसके घर वाले जो पहले ताने देते थे, वो भी अपनी ज़ुबान बंद करके बैठ गए। अब उनकी इज़्ज़त भी बढ़ गई और सब कुछ सुकून और इज़्ज़त के साथ ख़त्म हुआ। मेरी ज़िंदगी में एक बहादुर मर्द आया। उसने मुझसे कहा कि तुम एक बहादुर लड़की हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि हमारी औलाद भी हम दोनों की तरह बहादुर पैदा हो और इस माशरे के चैलेंजेस का डट के सामना कर सके। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। आज मेरा शौहर मेरे साथ है, मेरी माँ, मेरी बहनें सब अच्छे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब खुश हैं और मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुकून, मोहब्बत, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ मेरे इर्द गिर्द है, और मैं हर दिन शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने असूलों और इज़्ज़त की हिफाजत की। मेरी कहानी ये साबित करती है कि जब शैतान की चाल को ठुकराया जाए, जब गुनाह न करने का पक्का इरादा कर लिया जाए, तो फिर हालात आपके हक में हो जाते हैं और आपकी मदद इतनी मजबूत होती है कि खुद आप भी हैरान रह जाते हैं। ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात में भी अगर दिल मजबूत रहे तो हक और सच की जीत यकीनी है, और मैं आज अपनी ज़िंदगी में इसका अमली तजर्बा महसूस कर रही हूँ। मेरी आंखों में खुशी और तस्कीन थी। मैं अपने माजी के तमाम दुखों को याद करती, लेकिन अब उन पर गुस्सा या दुख नहीं होता। सिर्फ एक ताकतवर सबक रह गया कि इज़्ज़त, हौसला और सच्चाई के साथ चलने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते।